नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले हेमंत जी को ले आइए स्क्रीन पर, जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। राहुल गांधी ने जिस तरह आमने सामने, जो कहते हैं बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई, जो राहुल गांधी ने मोदी और शाह से लड़ाई लड़ने की शुरुआत की, वो किसी और नेता में नॉर्मली दिखा नहीं। राहुल ने संसद से सड़क तक सीधे सीधे साहेब पर, मोदी पर वार किया। कोई घुमाना फिराना नहीं, कोई जलेबी नहीं छानना, डायरेक्ट वार। चाहे अडानी का नाम हो, चाहे बीजेपी का चुनावी हिंदुत्व हो, संसद में, लोकसभा में इन पर सीधा अटैक किया। क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी की उस शैली को अपना चुके हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव ने बिल्कुल राहुल स्टाइल में, मतलब हजारों लोगों के जनसैलाब के बीच जो दहाड़ा है, उससे पूरे बीजेपी में, पूरे बिहार में, पूरे एनडीए में और भ्रष्ट प्रशासनिक अफसरों में, सब में हड़कंप है। तेजस्वी ने कहा, अमित शाह के चेलों चपाटों, बिल्कुल ठेठ देसी अंदाज में, अमित शाह के चेलों चपाटों, ऐसी सजा जो 7 जन्म नहीं भूलेगी, ध्यान रखना। ये इस दौर में खुले मंच से सामान्य तौर पर नेता विपक्ष के भी बोलने से कतराते हैं, क्योंकि अमित शाह सर्वशक्तिमान हैं, एजेंसियां हैं, और तेजस्वी तो एजेंसियों के बीच फंसे हुए हैं चारों तरफ से। आपको बता दें, दिल्ली की अदालत में जो सुनवाई आईआरसीटीसी वाले मसले में हो रही है, उसमें रोजाना रोजाना मतलब डेली सुनवाई की अभी जो है शुरुआत होनी थी। कल ही लालू यादव की तरफ से एक याचिका लगाई गई है कि हमें चुनाव प्रचार का सब वक्त है, हमें चुनाव प्रचार करना है। राबड़ी देवी भी चुनाव प्रचार में जाएंगी, कहीं कहीं लालू भी जाएंगे। तो चुनाव प्रचार के दौरान ये रोजाना अभी सुनवाई न शुरू की जाए, साप्ताहिक रखी जाए, या चुनाव के बाद जैसे करना हो वैसे कर ली जाए। सीबीआई ने उसका विरोध किया है, कहा नहीं, ये मामले बहुत लंबे चल जाते हैं। 14 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा, 14 नवंबर को, लेकिन कहा है मामले बहुत लंबे चल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक रोजाना सुनवाई करिए। ये है सीबीआई का वो जाल, जिसमें तेजस्वी और उनके परिवार को फंसा करके चुनाव प्रचार से दूर रखने की साजिश। लेकिन फिर भी तेजस्वी का ये मुखर अंदाज शायद बिहार की जनता को भा जाए। मैं आपको तेजस्वी यादव के भाषण का एक क्लिप सुना रहा हूं। ये क्लिप खूब वायरल हो चुका है। ये क्लिप आपको सुना रहा हूं, इसके बाद हम सीधा हेमंत जी के पास चलेंगे, फिर मुकेश सहनी और तेजस्वी के आज के हम बयान सुनवाएंगे। जरा प्ले करिए। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। इसलिए अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक पड़ेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी कराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक बार जनता तैयार है ना सजा देने के लिए? छोड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। इसलिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। और आइए माला पहना दी। अरे जी की माला दोनों हाथ उठा के ना बताओ, पहना है कि ना पहना है? चलिए बताइए, सुरेंद्र गांधी के जिताना है ना? अरे एक मौका तेजस्वी को, एक मौका यानी नौकरी पक्का।
बेईमानी का ब भी अगर दिमाग में लाए तो ऐसी सजा जो 7 जन्म नहीं भूल पाएंगे, 7 जन्म तक याद रखेंगे। हालांकि ये बयान, ये भाषण की क्लिप मैं एक बार और सुनाऊंगा, क्योंकि ये जो है पब्लिक रैली है, जनसभा है, तो ऑडियो में उतनी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक सवाल लेके जाता हूं जो थोड़ा सा भी मतलब उसमें सुनने में कहीं पे कसर रह गई होगी, तो हम दोबारा सुना देंगे। लेकिन पहले सवाल, हेमंत भाई, ये अंदाज, सबसे पहले तो मैं इस क्लिप को कई बार सुना, इसलिए सुना क्योंकि ये नॉर्मली नाम लेकर के सीधा अटैक करने से विपक्ष के सारे बड़े-बड़े नेता कतराते हैं। एक ममता बनर्जी हैं, एक राहुल गांधी हैं, अखिलेश हैं, अब तेजस्वी उसमें चौथा नाम। मैं अगर बिल्कुल क्लियर कहूं तो बड़े कई नेताओं को हम देखते हैं, वो नाम लेकर के ऐसा अटैक करने से कतराते हैं जो अमित शाह के ईगो को कहीं हर्ट न कर दे, ये डरते हैं, और ईगो हर्ट हो गया तो फिर सीबीआई, ईडी क्या क्या आ जाएगी पता नहीं है। तो ये क्या, कैसे इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया तेजस्वी में, और इस बयान के मायने क्या है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए 2014 से पहले का जो भारत था आशीष भाई, उसमें जो जनता थी, जो देश के वोटर थे, वो सरकार चुना करते, वो चुनाव में फैसला किया करते। 2014 के बाद जो नया भारत बना है, ज्ञानेश गुप्ता, राजीव अग्रवाल जैसे के नेतृत्व में चुनाव आयोग की जिनकी अगुवाई कर रहे थे, वहां चुनाव आयोग सरकार से मिल करके और चुनाव और सरकार का फैसला करने लगा है। अब इसमें कोई धोखा मत मानिएगा, महाराष्ट्र से लेकर के तमाम जगह पे आपने इस बात को देख लिया, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। एक पक्ष। दूसरा पक्ष क्या है कि आपने कहा कि तेजस्वी यादव सीधा सीधा अमित शाह के चेहरों पर अटैक कर रहे हैं, और क्या करें वो बताइए आप बताइए और क्या करें। बेसिकली क्या है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ब्यूरोक्रेसी की भी एक शपथ होती है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, जब वो शपथ में आते हैं, सरकार में आते हैं, सर्विस में आते हैं, तो उनकी एक शपथ होती है। इस बात को कहने में मुझे कतई कोई वो नहीं गुरेज कि आज की तारीख में, पिछले 11.5 साल में भारत की नौकरशाही शपथ का हर शब्द भूल चुकी है, और वो पूरे तरीके से कमिटेड है टुवर्ड्स द पावर दैट बी। तो अब अगर तेजस्वी ये ना करें तो और क्या करें? उनको ये पता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने जिस तरीके से बिहार में एसआईआर हुआ, जिस तरीके से ज्ञानेश गुप्ता पूरी शर्मनिरपेक्षता के साथ तमाम गलत चीजों को डिफेंड करते रहे, एक भी सवाल का जवाब ना उन्होंने पहले दिया ना आज देने को तैयार है। परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्यान कीजिएगा, उनसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछा गया, 25 सवाल का जवाब दिया उन्होंने। एक सवाल पूछा गया कि बिहार की एसआईआर में कितने विदेशी मिले आपको, उस सवाल को उन्होंने चिमटी से भी नहीं छुआ, अटल जी की भाषा में कहें तो, और साइड स्टेप करके चले गए। तो ये नया भारत है आशीष भाई, और इसमें विपक्ष के पास जो ये लाइन ले रहे हैं, इसके अलावा ऑप्शन भी क्या है आप बता दीजिए। जब सारे का सारा तंत्र एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल और एक पूरी विचारधारा को सपोर्ट करने पे आ जाए, तो विपक्ष के पास और विकल्प भी क्या है? दूसरी चीज आपको और समझनी पड़ेगी, लालू का परिवार पिछले 20 साल से सत्ता से बाहर है, और 20 साल में नौकरशाही की एक पूरी की पूरी पीढ़ी बदल जाती है। जो लालू के समय में जो अधिकारी डिप्टी कमिश्नर होगा, आज वो फाइनेंशियल कमिश्नर बन चुका है, और जो नई पौध आई है, जो नए डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, एसडीएम्स हैं, उनका तो लालू परिवार से किस तरह कोई इंटरेक्शन नहीं है। और आपको ये बात का पता है हिंदुस्तान के अंदर कि कहने को ये ऑल इंडिया सर्विस जरूर है, आईएएस आईपीएस ये सारी, लेकिन हकीकत में जैसे ही कार्डर का अलॉटमेंट होता है, तो एक अधिकारी एक परीक्षा पास करके आईएएस की 35 से 36 37 वर्ष एक पर्टिकुलर स्टेट में काम करता है। ठीक, कभी कभी सेंटर में डेपुटेशन में चला जाता है, वरना तो स्टेट में ही काम करता है। वैसी सूरत के अंदर जब 35 साल तक आप एक स्टेट में काम करते हैं और 20 साल तक एक ही सरकार के नीचे काम करते हैं, एक ही सरकार के नीचे, तो आपकी एक एफिलिएशन हो जाना स्वाभाविक है, उसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं। तो ये सारी चीजें जो कुछ आप बिहार में देख रहे हैं, एसआईआर से लेकर के जो भी चीजें, वोट काटना, फला करना, ये करना, ये बिना लोकल ब्यूरोक्रेसी के एक्टिव सपोर्ट के चुनाव आयोग नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो नीतीश, अपने तेजस्वी के पास सरकार नहीं थी, तो उन्होंने ये रास्ता चुना। अब इसका ठीक कंट्रास्ट देखिए, आपने अच्छा किया, जिक्र कर दिया। ममता बनर्जी ने क्या किया, जैसे ही उनको पता लगा कि एसआईआर ऑर्डर होने वाली है, उन्होंने पूरे राज्य की नौकरशाही मथला ली और इतने बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों की पोस्टिंग कर दी कि उसको पता था कि कोई भी प्लायबल अधिकारी इनके हाथों में आकर के चुनाव में खेल ना करते। तो आपने देखा होगा एसआईआर से जस्ट पहले
उन्होंने कई दर्जन अधिकारी, कम से कम 6 दर्जन अधिकारी, जहां तक मुझे ध्यान है, वो बदल डाले। ऑलमोस्ट सारे वेस्ट बंगाल की नौकरशाही, उसको जिसको कहते हैं मत डाला, वो काम किया। तो ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है, ये असामान्य परिस्थितियां हैं, और इसमें आपको असामान्य नैरेटिव ही बनाना पड़ता है, आपके पास विकल्प नहीं होता। चाहे वो राहुल गांधी हो, वो सीबीआई ईडी को बार बार चिताते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों को, चुनाव अधिकारियों को चिताते हो। ये बात माननी पड़ेगी आपको कि दिस इज द न्यू ऑर्डर ऑफ द डे। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और कही कि सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, इसमें देर हो जाएगी। 2012 से 2025 तक कहां थे आप, तो पूछेगा। 13 साल में देर नहीं हुई, अब 10 दिन में देर हो जाएगी। तो उस मंशा को समझिएगा, वो मंशा क्या है। डेली पेशी होगी, रोज खबरें छपेंगी कॉमेडियन मीडिया में, रोज पूरे परिवार को बदनाम किया जाएगा। भ्रष्ट तो कहना शुरू कर ही दिया है, लाखों करोड़ के घपले बताने शुरू कर दिए। ये नहीं बताया कि 2014 के बाद आज तक तेजस्वी और उनके परिवार की सजा क्यों नहीं कराई तुमने। अगर ये घोटाला जो था, अब तुम्हें कैसे याद आया, ठीक है ना, राउज एवेन्यू कोर्ट से जिस तरीके की चीजें करवाई जा रही। तो तेजस्वी यादव के पास अब नहीं तो कभी नहीं की परिस्थिति है। उनके पास आप मान करके चलिएगा ये आखिरी मौका है। 20 साल विपक्ष में केवल 1-1.5 साल आप कह सकते हैं जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जब नीतीश ने पलटी मारी थी। उसके बाद तो 18.5 साल तो विपक्ष में ही गुजरे हैं। ऐसी सूरत में एक रीजनल पार्टी, लालू जी की सेहत भी ढीली है, जिस तरीके से आपने देखा किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, बहुत ज्यादा बोल भी नहीं पाते, मूवमेंट भी नहीं कर पाते। तो तेजस्वी के पास ये सुनहरा मौका है दोबारा से सत्ता हासिल करने का, जिसको कहते हैं ना एक लास्ट एफर्ट। तो ये लास्ट डिच एफर्ट है, और राहुल गांधी के रास्ते पर चलना मजबूरी है। राहुल ने सीबीआई और ईडी को किस तरीके से चिताया, आपने देखा। क्या आप जो रास्ते पे जा रहे हैं उसका ऐसा इलाज होगा कि जीवन में फिर दोबारा ये नहीं होगा। तो उसका कोई ना कोई असर देखने में आया है, थोड़ा ही सही, लेकिन उसका असर दिख रहा है आपको, थोड़ा बहुत 19-21। क्योंकि नौकरशाही को यह पता है कि सत्ता बदलने में देर नहीं लगती, और अगर सरकार बदली तो फिर आपको पता है अगर सरकार अपनी पे आ जाए तो फिर बिल में से निकाल के सजा हो जाती है। लोकतंत्र की एक ये भी खूबी है। तो तेजस्वी ने जो ये लाइन ली है, मैं इससे 100% सहमत हूं कि नौकरशाही, देखिए एक बात और माननी पड़ेगी आपको, नौकरशाही से बड़ा मौसम वैज्ञानिक इस देश में कोई नहीं होता। और माफ कीजिए एक बात कहते हुए, मुझे कोई गुरेज नहीं है आज की तरह, क्योंकि मैंने ब्यूरोक्रेसी को बहुत अंदर से देखा है, आपको पता है इस बात का। नौकरशाही की आज हालत ये होगी है कि उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं, उनको अपने नैतिक कर्तव्यों और दायित्वों से कोई लेना देना नहीं, उनको केवल अपने सरकार को खुश रखना है, माई बाप को खुश रखना है, केवल इस बात के लिए कि उनको पोस्टिंग बेहतर मिलती रहे। तो ये नए दौर के भारत में कहीं भी सिद्धांत, नैतिकता, शपथ, इन बातों के कोई मतलब ब्यूरोक्रेसी के लिए बचे नहीं। वैसी सूरत में ब्यूरोक्रेसी को उसकी ड्यूटी याद दिलाना, इन्हीं शब्दों में, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था तेजस्वी के पास, ऐसा मेरा मानना। नहीं, लेकिन आपने कहा कि विकल्प तो वाकई नहीं है, लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश के एक नेता का एक बयान याद आ गया, जिसको जो है अदालत ने उस मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, और अभी सजा पर रोक लगी है। तो विधायकी बहाल हुई है मुख्तार अंसारी के बेटे की। 2017 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में एक जनसभा में अब्बास ने, मुख्तार अंसारी के बेटे ने अपने भाषण में कहा कि सरकार बदल जाएगी तो इन अफसरों का इलाज होगा। शब्द हो सकता है थोड़ा अलग हो जाए, लेकिन भाव यही था कि सरकार बदलेगी तो इलाज होगा। इस पर अब्बास पर मुकदमा हो गया। अब्बास पर मुकदमा हुआ कि आचार संहिता का उल्लंघन है, हेट स्पीच है और धमकी है, और इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट हुई, जिस पर सदस्यता चली गई। क्योंकि पनिशमेंट तो आप देखें राहुल गांधी में मैक्सिमम पनिशमेंट ही 2 साल की थी, और मैक्सिमम दे दिया गया था कि सांसदी चली गई। तो ऐसे ही अब्बास को अभी फिलहाल स्टे लग गया है, उस सजा पर रोक लगी है, तो बहाल हुई है सदस्यता, नहीं तो पॉलिटिकल करियर पर विराम लगा दिया था मुख्तार अंसारी के बेटे के। कहीं तेजस्वी को भी तो ऐसा नहीं लपेट लिया जाएगा, पहली बात। मतलब 2 चीजें एक साथ जोड़ रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी पर इस मामले में थोड़ा सा घबरा भी रही है। जो आदमी सीधा अटैक करता है उससे ये डरते भी हैं, यह भी संकेत मैं देखता हूं। क्या ये सच है? क्योंकि
राहुल ने सीधा चुनाव आयोग को कहा था कि रिटायर हो जाओगे तब भी, याद होगा आपको, कि ये मत सोचो रिटायर हो जाओगे तो बच जाओगे, रिटायरमेंट अगर कुछ भी हो जाए, जहां रहोगे वहां लाया जाएगा। ये जो लोकतंत्र के साथ गद्दारी कर रहे हो, इसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, कोई नहीं बचा पाएगा। उस शब्द पूरे क्या थे कि कोई भी कहीं भी आप रहोगे, किसी भी स्थिति में रहोगे, कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। ये शब्द करीब करीब थे कमोबेश। तो ये दो एग्जाम्पल, एक तरफ एक मुख्तार के बेटे को, एक नेता को, विधायक को मुकदमा करके सजा दे करके सांसदी विधायक के लिए ली गई। दूसरी तरफ एक यह भी एग्जाम्पल है कि जो बिल्कुल दो दो हाथ करने के लिए सामने आ जाए, तो ये डरपोक तो बहुत बड़े वाले हैं, बहुत बड़े वाले हैं। हेमंत आशीष भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया आपने। देखिए, जो अभी केस जो दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 कोर्ट हुआ है, चार्जशीट फाइल हुई है वहां पे, अभी तो वो प्रोसेस शुरू होगा, और चार्जशीट फाइल होने के बाद अरेस्ट का कोई मतलब होता नहीं। चार्जशीट से पहले अरेस्ट करके पूछताछ आप कर सकते हैं एज पर द लीगल प्रोसीडिंग्स जो। तो ये तो मान के चलिएगा कि विधानसभा चुनाव के फाइनल निर्णय से पहले सीबीआई या कोई कोर्ट उसको कन्विक्ट कर सकती है, तेजस्वी यादव को या लालू यादव को। वो तो भूल जाइए, वो तो प्रोसेस जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है प्रोसीजर, अभी समनिंग की स्टेज है और डे टू डे हियरिंग की स्टेज है। ठीक, तो 10-15 दिन की बात है, कोई लंबी चौड़ी गाड़ी नहीं उसमें। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे तो ये कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात आपने बहुत जायज कही कि राहुल गांधी के साथ क्या किया। मानहानि के केस में देश में विपक्ष के प्रमुख नेता की सदस्यता खत्म कर देना, ये पूरे दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं सुना होगा आपने। पूरी दुनिया की, इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया की बात कर रहा हूं। और वो सजा चली ही जाती है अगर गुजरात हाईकोर्ट के हिसाब से चलते आप तो। कितने दिन में तो लोअर कोर्ट में क्या खेल हुआ, फिर हाई कोर्ट में क्या खेल हुआ। वो तो शुक्र मनाइए सुप्रीम कोर्ट का कि उसने कन्विक्शन स्टे किया, सजा नहीं, कन्विक्शन। अगर सजा स्टे हो तो राहुल गांधी एमपी नहीं बन सकते। वो कन्विक्शन स्टे हुआ तभी उनकी सदस्यता बहाल हुई, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो उस कन्विक्शन स्टे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा था कि आज आपको मुझे कन्विंस करना पड़ेगा कि ये गलत हुआ है, और तब जाकर के उनको कन्विंस होके उन्होंने कन्विक्शन स्टे किया और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई। याद है ना आपको। तो ये लोग देखिए, ये दो तरह के लोग हैं। अगर आप डरोगे तो ये आपको कुचल देंगे, मसल देंगे, लेकिन अगर आपने पलटवार कर दिया तो ये आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। ये मेरी बात लिख के रख लीजिए, आप याद रखिएगा इस बात को। जो व्यक्ति इनके ऊपर और राहुल गांधी से डरते क्यों हैं? उनको पता है कि वो जेल जाने से नहीं डर रहा, वो सड़क पर बिना सुरक्षा के चलने से नहीं डर रहा, जहां मर्जी चला जाता है। आप तो आज इस हालत पे निकृष्टता के लेवल पे गिर चुके हो कि देश का विपक्ष का नेता किसी दूसरे देश में है और आप उसकी लोकेशन शेयर कर देते हैं। आप सोचिए, सुरक्षा में कितनी बड़ी सेंध किसने लगाई थी? आईटी सेल। मैं नाम नहीं लिया करता किसी का। तो ये निकृष्टता का लेवल है। आप राजनीतिक शत्रु नहीं हो, मैं फिर कह रहा हूं आशीष भाई, आप जो है प्रतिस्पर्धी हो, आपस में शत्रु नहीं हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीतिक शत्रुता की संस्कृति देश में लाई है कि सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। आपने कहा मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए, ये मुख्यमंत्रियों को छोड़ देते हैं क्या? शिबू सोरेन का याद है आपको? उनके बेटे जो अपने जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर से चवन्नी बरामद हुई थी क्या? कोई कागज की उसमें वो ट्रेल बरामद हुई हो? उसके बावजूद कितने दिन जेल में रखे? हाईकोर्ट ने क्या कहा कि कोई ट्रेल सबूत नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन चीफ मिनिस्टर तो छीन के दिखा दी ना, केजरीवाल के साथ करके दिखाया ना। तो ये इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, माफ कीजिएगा, कि आप चुनाव लड़के सीएम बनने से रोकना है आपको या बने बनाए सीएम को पद से हटाना है। इनके रास्ते में जो आए ये उसको तभी तक मसलते हैं जब तक वो इनसे डरता है। जिस दिन आपने पलट के बाद, इंदिरा गांधी से क्यों डरते थे? इनका सबसे बेहतरीन इलाज इंदिरा गांधी थी कि आओ तुम जिस रास्ते पे आना है, जिस भाषा में आना है, जैसे मर्जी वैसे आ जाओ। वही भाषा आप नोट कीजिएगा राहुल गांधी की। वो एक से ज्यादा मौकों पर पूरी ब्यूरोक्रेसी को, चुनाव आयोग को, सीबीआई को, ईडी को, सबको चिता चुके हैं। और ये जो चीज है जो तेजस्वी ने की है, ये कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से इस तरह की हरकतें नहीं करता, इस तरह की बात नहीं करता। जब पानी सिर के ऊपर से चला जाए ना और बायस बिल्कुल साफ दिख रहा हो आपको, तब जाकर के आदमी को यह भाषा प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और मान करके चलिएगा कि इस धमकी के बावजूद भी, देखिए नीतीश के हाथ में तो कुछ है नहीं। नीतीश तो एक रिमोट कंट्रोल से काम चल रही है, बीजेपी चला रही है उनको, ठीक।
सारा का सारा खेल बीजेपी चला गई दिल्ली से। अगर बीजेपी को जहां जहां ये लगेगा कि गड़बड़ हो सकती है, तो वहां वो चुनाव में खेल करने में कभी चूकेंगे नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, केवल बिहार में नहीं, किसी भी स्टेट के अंदर। हरियाणा जैसे छोटे स्टेट में, याद करिएगा, भूल जाते हैं आप, 90 असेंबली सीट है आशीष भाई, 19 इलेक्शन पिटीशन है, 19। कभी इतिहास में नहीं हुआ किसी राज्य में। तो वैसे ही हो गया क्या वो? इलेक्शन पिटीशन का मतलब समझते हैं? ये दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि किसके के चुनाव हो रहे हैं। 90 में से 19 इलेक्शन पिटीशन होता था, 1-2 सीटों पर, 3 सीटों पर। और एक बात और जोड़ दूं, जब आप इलेक्शन पिटीशन की बात कहे तो कानून भाई हम लोग तो कम जानते हैं, सीबीआई वगैरह ज्यादा अफसरों को पता है, क्योंकि संविधान शपथ सब तो भूल चुके हैं ये लोग। जो इलेक्शन पिटीशन होता है ना, उसका निपटारा सबसे पहले करने का दायित्व है कायदे से। तो 6 महीने में इलेक्शन पिटीशन का निपटारा 6 महीने में कायदे से होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन पिटीशन पड़ी रहती है, उस पर डे टू डे सुनवाई के लिए नहीं कोई आता है कहने के लिए कि रोज सुनवाई करके साहब क्लियर कर दो। है, आपने बहुत सारी बातें कही कि मुख्यमंत्री ना बनने देना, किसको सजा देना, किसको फंसाना, किसको डराना। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं बिहार का, और फिर आपको दिखाऊंगा राहुल की एंट्री वाली खबर। एक ब्रिज बिहारी प्रसाद मर्डर केस था, मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद मर्डर 98 जो है बिहार में। ब्रिज बिहारी प्रसाद के मर्डर में जो नाम थे वो सब हाई प्रोफाइल बाहुबली नेताओं के नाम थे, कई और सहयोगी थे, लेकिन नाम सुनिएगा, सूरजभान सिंह। वो सूरजभान सिंह जो उनकी पत्नी सब संसद से लेकर विधानसभा तक सबके शोभा बढ़ा चुकी, अभी भी उनकी पत्नी अनंत सिंह के खिलाफ मैदान में है। सूरजभान सिंह की पत्नी अनंत सिंह, सूरजभान सिंह मंत्री की हत्या हुई थी, श्री प्रकाश शुक्ला ने की थी, मतलब हटाए गए थे और अस्पताल में थे, अस्पताल में घुस के। मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, मंटू तिवारी और 3-4 लोग उसमें थे। लोअर कोर्ट से उनको सजा मिली आजीवन कारावास, सबको आजीवन कारावास, उम्र कैद। हाई कोर्ट ने जो है वो सजा रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने 24 में, अभी पिछले साल, एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं क्योंकि बिहार में जो चर्चा हुई वही मैं चर्चा बता रहा हूं। 24 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मुन्ना शुक्ला जो 2024 का लोकसभा चुनाव राजद के टिकट पर लड़े थे, राजद के लालू यादव के टिकट पर वो लोकसभा चुनाव लड़े थे 24 में, उनको उम्र कैद की सजा हुई। सूरजभान सिंह जो उस वक्त एलजेपी में थे, सरकार के साथी थे, सूरजभान सिंह को सबूतों के अभाव में जो है बरी किया गया। राजन तिवारी माफिया जो बीजेपी में शोभा बढ़ा रहे हैं, राजन तिवारी बरी हो गए। मतलब वहां पर जो ये पॉलिटिकल ट्रायल था, इसमें मिला कौन? मुन्ना शुक्ला को। तो बिहार में खूब चर्चा हुई इस बात की कि राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला थे, वो वही एक थे कि जो कब्जे से बाहर थे, तो मुन्ना शुक्ला को सजा हो गई उम्र कैद, और बाकी एक तो भाजपा में ही बैठे हैं और एक भाजपा के सहयोगी हैं, वो दोनों को सबूतों के कमी के चलते बरी कर दिया गया। तो ऐसे भी मामले आते हैं और बिहार में इसकी खूब चर्चा हुई। हालांकि अब सूरजभान सिंह भी आ गए हैं लालू यादव की पार्टी में, तेजस्वी की पार्टी में, और मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद हो गई थी, तो मुन्ना शुक्ला की बेटी जो है मैदान में है, वो विदेश से पढ़ के आई है तो पॉलिटिक्स में उतर गई है। तो ये बिहार की चर्चाएं थी, मैंने सिर्फ रेफरेंस में दिया कि ये सब कुछ बिहार के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं जरा खबरें दिखा दूं। बात आई है राहुल स्टाइल की, तो आज राहुल स्टाइल जो है बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राहुल स्टाइल का आज इंट्रोडक्शन होने जा रहा है, बिहार में एंट्री होने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से 7 दिन पहले राहुल गांधी मुजफ्फरपुर से मिशन बिहार का आगाज करने जा रहे हैं। राहुल गांधी मुजफ्फरपुर के सकरा और उसके बाद दरभंगा में महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करेंगे। इस दौरान राहुल के साथ आरजेडी नेता व महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी भी, डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी भी नजर आएंगे। एक और दिखा दीजिए, टाइमिंग भी मैं बता दूं दर्शक ताकि
तैयार रहेंगे। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो आरजेडी नेता तेजस्वी के साथ दोपहर 12:30 बजे मुजफ्फरपुर और 2:15 बजे दरभंगा में संयुक्त रूप से चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हटा दीजिए, मैंने सिर्फ इसको इसलिए इस खबर को सोचा एक सवाल लेना चाहिए, क्योंकि राहुल स्टाइल की बात किए तो जिसके स्टाइल की बात किए थे वो अब साक्षात फिर बिहार में आ रहा है। और जब जब ये आदमी आता है तब तब दिल्ली वालों को जो है ना, ये जो है एड़ी का पसीना चोटी तक जाता है, उल्टा चढ़ता है पसीना, ऊपर से नीचे जाने के बजाय नीचे से ऊपर चढ़ने लगता है। हेमंत भाई। नहीं आशीष भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। राहुल गांधी नहीं आए तो समस्या इनको, राहुल गांधी कहाँ है। राहुल गांधी आ जाए तो समस्या कि उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, नरेंद्र मोदी का ये कर दिया, फला कर दिया। बेसिकली इनके दिमाग में एक भूत बैठा हुआ है। वो केवल अगर जो आज की सत्ता है आशीष भाई, आप इसको मानिए, स्वीकार कीजिए या ना कीजिए, आज का जो सत्ता प्रतिष्ठान और सत्ता तंत्र है वो किसी से डरता है तो उसे एक व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। रात को भी सपने आते हैं इनको, भूत उनका सताता है कि यार वो आदमी पता नहीं क्या करेगा। देखिए, चुनाव को मैनिपुलेट कर लेते हैं, नैरेटिव को मैनिपुलेट कर लेते हैं, मीडिया मैनेजमेंट कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश के अंदर एक बात तो आप मानेंगे ना कि राहुल गांधी की एज ए लीडर एक्सेप्टेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। आप कितना ही कुछ कर लीजिए, ये जो चीज है ना, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता तंत्र को बहुत ज्यादा खलती है। उसका कोई उनके पास इलाज है नहीं। राहुल गांधी की छवि क्या है? राहुल गांधी की छवि शरीफ आदमी की है, ईमानदार आदमी की है, सादा आदमी की है, कोई अहंकार नहीं है उसमें। और ये जितने शब्द मैंने कहीं इनको उल्टा कर लो, उसका प्रतीक आज के दौर की सत्ता है। तो ये जो अंतर है, राहुल गांधी एक तरफा भाषण नहीं करते, इंटरेक्शन करते हैं, संवाद करते हैं, वो दोनों मोनोलॉग करके निकल जाते हैं। बताइए, अमित शाह जैसा सीजन्ड आदमी ये कह दिया कि बिहार में इंडस्ट्री इसलिए नहीं आई कि वहां पे जमीन नहीं है। अगर बिहार में भी जमीन नहीं है तो फिर कहां जमीन होगी आशीष भाई? कमाल देखिए, अडानी को आपने 1000 एकड़ से ऊपर जमीन 1 रुपया लीज पे दे दी, ठीक, उसके लिए जमीन है, बाकी इंडस्ट्रीज के लिए जमीन नहीं है। क्यों? अगर आप ये कुतर्क नहीं करेंगे तो लोग हिसाब मांगेंगे कि 20 साल में आपने क्या किया बिहार में। तो राहुल गांधी मुद्दों की बात करते रहे, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। सफलता कभी भी इंस्टेंट नहीं होती, इंस्टेंट कॉफी नहीं है सत्ता, या मैगी 2 मिनट नूडल्स नहीं, प्रोसेस है। एक पूरे का पूरा एक मत निर्माण का काम कर रहे हैं, एक लोगों का जनमत निर्माण का काम वो कर रहे हैं। और लेट अस सी उनकी जो आज की सभा के बाद चुनाव में कौन सा मोड़ आता है। आज 2 सभाएं हैं उनकी, तो उसके बाद एक नई दिशा पकड़ने की उम्मीद है पूरे के पूरे कैंपेन की, ऐसा आप मान सकते हैं। चलिए, अब बेसिकली मानना नहीं है, ये तय मानिए कि महागठबंधन के पूरे कैंपेन को आज से एक नई ऊर्जा तो जरूर मिल जाएगी। दिशा तो पहले से ही सही राइट डायरेक्शन में है, ऊर्जा एक नई मिलेगी और ऊर्जा ही चुनाव जितवाती है। मैं चलते चलते 2 बाइट छोटी छोटी सुनवा देता हूं आपको। गिरिराज सिंह ने रिएक्शन दिया था तेजस्वी पर, उल जलूल बोल रहे हैं। कल अश्विनी चौबे ने कहा था कि मोटा वाला रस्सा तेजस्वी को फांसी देने के लिए बन रहा है। मतलब मुद्दे की बात ही नहीं हो रही, कोई फांसी पे लटका देंगे, मोटा रस्सा उसके लिए तैयार हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो दोनों राहुल की रैली से पहले दोनों को, तेजस्वी की तो 5-6 सेकंड की क्लिप है, 2-3 बार सुनवा दीजिएगा। और मुकेश सहनी सीएम फेस, डिप्टी सीएम फेस, दोनों को एक बार सुनवा दीजिए, क्योंकि इसके बाद तो रैली ही आप लोग सुनेंगे। सुनवाइए। 17 महीने 18 महीने में जितना काम हुआ वो गिरिराज सिंह आज तक अपने जीवन में नहीं किए है। 17 महीने 18 महीने में जितना काम हुआ वो गिरिराज सिंह आज तक अपने जीवन में नहीं किए है। ये गिरिराज ने कहा था उस पर, मैनिफेस्टो पे सब हमलावर हैं। कोई कह रहा है फ्रॉड पत्र है। बेसिकली फ्रॉड पत्र जारी करने वालों को फ्रॉड पत्र पहचानना आसान हो जाता है। फ्रॉड पत्र ही जो लोग 11 साल से जारी कर रहे हैं। मुकेश सहनी को सुनवा दीजिए। ये मैनिफेस्टो का ही अब एक्सटेंशन है, क्योंकि वो बौखलाहट है उसकी वजह से। जुमला है या क्यों जुमला होंगे? अब तारी नीर जो है ऑलरेडी तारी उतारा जा रहा है, उससे लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, हमारे पासी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, उनका रोजी रोटी का संकट है। तो सरकार ने एक अपना फरमान जारी कर दिया जिसमें गरीब लोगों का ख्याल नहीं रखा। हमारी सरकार बनने के बाद वो चालू होगा। कल अभी सरकार आएंगे, बोलेंगे नीतीश जी, कल बोलेंगे मछली पूरा बैंड कर देंगे।
अब उसके हिसाब से थोड़े चलेगा। हम मछली खाते तो मोदी जी को तकलीफ होता है ना, तो अभी वो कल बोलेंगे कि बिहार में मछली बंद कर देंगे, तो ऐसा थोड़े होगा, फिर मछुआरा कहाँ जाएंगे। ताड़ी तो नशे का चीज था, नीरा ठीक आप पी सकते थे, लेकिन आखिर क्यों, क्या शराबबंदी के को हटाने की तरफ क्या आज शराबबंदी है? आप बताइए। शराबबंदी है? आप बताइए। मैं तो मानता हूं नहीं है। शराबबंदी हो तो अच्छी बात है, बंदी ही नहीं है। बताइए कहाँ होम डिलीवरी नहीं हो रहा है, कहाँ शराब बिक नहीं रहा है? पूरे बिहार में राज्य का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। तब जब नहीं है तो फिर हम गरीब आदमी को क्यों परेशान करें? ये वो चीजें हैं जो सीधे जनता से कनेक्ट करने वाली, और मछली वाली बात ला करके मुकेश सहनी ने एक बड़ा संदेश और दे दिया है। खैर, अभी हमें इजाजत दीजिए शाम तक आज खबरों का, क्योंकि राहुल की एंट्री पर तो आप जानते हैं राहुल जितनी खबर बनाएंगे उससे ज्यादा खबर भाजपा ही बनाएंगे, तो उस पर नजर रखिएगा। हमारी नजर है, हम लेकर के सब आएंगे आप तक। फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।